आइए ध्रुबा से मिलिए। ध्रुबा असम राज्य के धुबरी जिले के एक किसान है। उनका परिवार पीढ़ियों से खेती पर निर्भर है। हर साल जून का महीना आते ही उनका परिवार अपने खेतों में धान की बुआई करते हैं और नवंबर महीने में खुशी खुशी अपने फसलों की कटाई करता है, जिससे परिवार का भरण पोषण होता है। लेकिन साल 2017 में ध्रुबा की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल ध्रुबा और इलाके के लाखों अन्य किसानों की तरह उनका जीवन ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्भर है, जो उनकी फसलों को पानी देती हैं। लेकिन उस साल अचानक आई बाढ़ ने उनके गांव में तबाही मचा दी। घर और खेत सब कुछ तबाह हो गया और इस तरह ध्रुबा ने उस बाढ़ में अपना सब कुछ खो दिया। साल 2017 में जब भारतीय सेना ने डोकलम घाटी में चीनियों को पीछे धकेला, तो चीन ने अचानक अपना असली रंग दिखाते हुए भारत के साथ जरूरी वाटर लेवल डेटा शेयर करना बंद कर दिया। और इस इंफॉर्मेशन के बिना भारत बाढ़ के लिए तैयार नहीं था, जिसके कारण 300 लोग मारे गए और लाखों लोग प्रभावित हुए। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। पिछले कुछ सालों में चीन ने भारतीयों की आजीविका पर अपना कंट्रोल बढ़ाने के लिए काफी मेहनत की है। जी हाँ, चीन ने एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके जरिए वह भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक को सुखाने का प्रयास कर रहा है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है पूरा मामला और भारत इस खतरे को कैसे खत्म करने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है तिब्बती पठार। ये एशिया के बीच में एक विशाल ज्योग्राफिक रीजन है, जो यूरोपीय संघ के आधे से अधिक आकार का है। लेकिन यहाँ लगभग 50 लाख लोग रहते हैं। ये जगह बहुत ही दूर दराज और निर्जन है, लेकिन यहाँ की जनसंख्या ही इसे महत्वपूर्ण नहीं बनाती है। अगर आप एशिया के इस टोपोलॉजिकल मैप को देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि तिब्बत दुनिया के सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों में से एक क्यों है। यहाँ हजारों ग्लेशियर हैं जो ऊंचे पहाड़ों में बंद हैं और जो दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ताजे पानी के भंडार को रिजर्व करते हैं, जो केवल नॉर्थ और साउथ पोल्स के पीछे हैं। इसलिए इस क्षेत्र को अक्सर पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहा जाता है। साथ ही दुनिया की कई मेन नदियों के स्रोत भी यहीं से शुरू होते हैं, जैसे यांगसी, येलो, मेकोंग, इंडस और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, जिसे चीन में यारलंग ज़ांगबो के नाम से भी जाना जाता है, एशिया की छठी सबसे लंबी नदी है, जो चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती हैं। ये यहाँ एंगसी ग्लेशियर से शुरू होती हैं और ईस्ट की ओर लगभग 1000 किलोमीटर तक बहती हैं, जब तक कि ये नामचा बरवा पर्वत तक नहीं पहुंच जाती। उसके बाद वहां से ये साउथ की ओर मुड़ती हैं और इंडियन स्टेट अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती हैं और फिर असम राज्य के मैदानों में बहती हैं। इसके बाद बांग्लादेश से होकर अंत में भारतीय महासागर में मिल जाती हैं। दोस्तों, ये नदी अद्भुत हैं, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रमुख नदी हैं और लगभग 3900 किलोमीटर लंबी होने के साथ साथ ये सबसे लंबी नदियों में से एक है। ब्रह्मपुत्र नदी लाखों भारतीय और बांग्लादेशी किसानों और निवासियों के लिए लाइफलाइन है, जो इसकी जलधारा पर एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए निर्भर है। हालांकि इसके निचले हिस्से में नदी फायदे और नुकसान दोनों के रूप में काम करती हैं। जी हाँ, ये एग्रीकल्चर के लिए उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी यानी फर्टाइल एलुवियल सॉइल प्रोवाइड तो करती हैं, लेकिन साथ ही भारत और बांग्लादेश में समय समय पर विनाशकारी बाढ़ भी लाती हैं। लेकिन अब ये शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी एक बड़े खतरे का सामना कर रही है। इसके लिए भारत के पड़ोसी देश चीन को क्रेडिट दिया जा सकता है। दरअसल चीन को इंजीनियरिंग से प्यार है। पिछले 70 सालों से उन्होंने लगभग हर इंडस्ट्री में रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं
और हाइड्रो पावर भी इसका एक्सेप्शन नहीं है। करंट समय में चीन में 87,000 से अधिक बांध है, जो मानव इतिहास में एक अनोखा अचीवमेंट है। कलेक्टिवली चीन 390 गीगावाट बिजली का उत्पादन करता है, जो ब्राजील, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स की क्षमताओं से भी अधिक हैं। दोस्तों, आपने आंतरिक नदियों पर बांध बनाने के बाद हाल के वर्षों में चीन का ध्यान अंतर्राष्ट्रीय नदियों, अपने देश से बाहर की नदियों पर चला गया है और ब्रह्मपुत्र उनमें से एक है। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि 10 सालों के दौरान चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर 4 बड़े बांध बनाए हैं, जिनका नाम है डागू, जिएसू, जियाचा और जांगमू। और उसने अगले 10 वर्षों में नदी पर कम से कम 8 और बांध बनाने का प्रस्ताव रखा है। लेकिन चीन अब जो कर रहा है उसकी तुलना में सब कुछ फीका पड़ने वाला है। जी हां, दरअसल चीन में नदी के सबसे रिमोट हिस्से में, जिसे ग्रेट बेंड के नाम से जाना जाता है, चीन अब तक का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बना रहा है। वास्तव में यह सबसे बड़े और दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट 3 गॉर्जेस डैम से भी बड़ा है। जैसे ही नदी 7,700 मीटर ऊंचे नमचा बरवा पर्वत के चारों ओर एक ड्रामेटिक टर्न लेती हैं, ये यारलांग ज़ैंगबो ग्रैंड कैनियन दुनिया की सबसे गहरी घाटी से होकर गुजरती हैं। ग्रेट बेंड के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊंचाई में 2000 मीटर से अधिक की गिरावट है। ये ड्रामेटिक ड्रॉप और जल प्रवाह की गति ग्रह पर सबसे बड़े अनटैप्ड हाइड्रो पावर रिसोर्सेज के लिए आदर्श हैं, और यही वो है जिसे चीन उपयोग करने की उम्मीद कर रहा है। हालांकि इसके बारे में जानकारी बेहद लिमिटेड है, लेकिन चीन इसे 2 तरीकों से कर सकता है और दोनों ही प्रॉब्लम से भरे हुए हैं। एक तरीका है कि वे ग्रेट गॉर्ज के नीचे एक और बांधों की सीरीज बनाएं, जो हकीकत में प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि ये एक बायोडाइवर्सिटी वाला क्षेत्र है और इससे यहाँ का पर्यावरण नष्ट हो सकता है। दूसरा तरीका यह है कि नमचा बरवा पर्वत के माध्यम से एक विशाल सुरंग खोदी जाए, नदी के हाईएस्ट पहुंच से लेकर नदी के निचले हिस्से तक। ऐसा करने का कारण यह होगा कि सुरंग के जरिए से पानी को छोड़ा जाए और दूसरी तरफ टरबाइनों पर डाला जाए, जिससे बड़े पैमाने में एनर्जी का प्रोडक्शन हो। अगर ये पूरा हो गया तो इस विशाल प्रोजेक्ट की क्षमता 60 गीगावाट से अधिक बिजली उत्पन्न करने की है, जो कि 3 गॉर्जेस डैम दुनिया के सबसे बड़े बांध से 3 गुना अधिक है। हालांकि निर्माण करने में काफी कठिनाई हो सकती है, क्योंकि ये इलाका भौगोलिक रूप से भी अनस्टेबल है। पहले तो यह है कि ये भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के बीच एक फॉल्ट लाइन पर लोकेटेड है। जी हां, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक का सेंटर है। इस इलाके में अक्सर भूकंप आते रहते हैं, और अगर ये बांध बनने के बाद ऐसा होता है तो नीचे की ओर इसके विनाशकारी अंजाम हो सकते हैं। इतना ही नहीं, ये प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित होगी। अगर आप देखेंगे कि सभी बांध कहां बनाए गए हैं या बनाए जाने की योजना है, तो आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम कहां है। बांध इस तरह से बनाए गए हैं कि भारत और बांग्लादेश में नदी के फ्लो पर ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल हो सके। इतनी बड़ी नदी जैसे ब्रह्मपुत्र पर इतना कंट्रोल रखने के साथ चीन जानबूझकर सूखा या अचानक बाढ़ ला सकता है, जिसके प्रभाव पहले से ही दिखाई दे रहे हैं। भारत भी केवल काल्पनिक समस्याओं पर परेशान नहीं हो रहा है। उसने अपने वाटर मैनेजमेंट रणनीतियों पर भी काम किया है, जिसमें वाटर फ्लो में कमी के प्रभाव को कम करने के लिए बांध और रिजर्वॉयर्स का निर्माण शामिल है। पिछले साल अगस्त में नई दिल्ली ने राज्य द्वारा संचालित हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनीज को 12 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के निर्माण के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिए, जिनकी कुल क्षमता
11.5 गीगावाट से अधिक हैं और जिसमें लगभग $11 बिलियन का निवेश शामिल है। यह भारत को अपने खुद के वाटर रिसोर्सेज को कंट्रोल करने में मदद करेगा, लेकिन इससे बांग्लादेश के लिए स्थिति और भी खराब हो सकती है क्योंकि वह नदी के सबसे निचले हिस्से में स्थित हैं। दोस्तों, इसके अलावा भारत के पक्ष में एक और महत्वपूर्ण पहलू है। हालांकि चीन के विशाल बांध वाटर फ्लो को काफी हद तक कम कर देंगे, लेकिन नदी के सिस्टम को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकते। भारत और बांग्लादेश के लिए सौभाग्य से ब्रह्मपुत्र नदी कई सहायक नदियों द्वारा पोषित होती हैं जो इस क्षेत्र में फैली हुई हैं और पूरे क्षेत्र में लगभग 50% नदी का प्रवाह तिब्बती क्षेत्र से आता है, 42% भारत से, जिसमें भूटान का 8% भी शामिल हैं और बाकी बांग्लादेश में है। ये सहायक नदियां नदी के प्रवाह को बनाए रखने और नॉर्थ ईस्ट इंडिया और बांग्लादेश में डिफरेंट इकोसिस्टम्स और खेती की जमीनों का समर्थन करने के लिए जरूरी है। इससे यह साफ हो जाता है कि ब्रह्मपुत्र का पूरा नियंत्रण किसी एक देश के हाथ में होना आसान नहीं है और ये कई देशों के लिए लाइफलाइन का काम करती हैं। दोस्तों, ये सब एक बड़े समस्या की ओर इशारा करता है जो है जियोपॉलिटिक्स। अगर एक देश दूसरे देश के लिए वाटर फ्लो को नियंत्रित करता है तो वो अपने पड़ोसी देश पर बहुत बड़ा राजनीतिक लाभ रखता है। चीन और भारत के लिए ये एक मेन चिंता का विषय है। दोनों देशों के बीच पहले से ही बॉर्डर डिस्प्यूट और अन्य कुछ चीजों की वजह से मतभेद हैं। ऐसे में ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन का नियंत्रण भारत और बांग्लादेश के लिए एक गंभीर चुनौती है। जबकि चीन अपने हितों के लिए नदी पर बड़े पैमाने पर बांध बनाने का प्रयास कर रहा है, भारत भी इस खतरे को कम करने के लिए अपनी रणनीतियों पर काम कर रहा है। वहीं भारत ने अपने वाटर मैनेजमेंट को सुधारने के लिए बड़े पैमाने पर बांध और रिजर्वॉयर्स का निर्माण किया है और इसके साथ ही वह अपनी सहायक नदियों के प्रवाह को भी बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। इस संघर्ष में जियोपॉलिटिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है और भविष्य में भी जल संसाधनों के प्रबंधन को लेकर भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आपने जाना कि कैसे चीन का $100 अरब का सुपर डैम भारत और बांग्लादेश के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत और बांग्लादेश इस चुनौती का सामना कर सकते हैं? क्या हमें इस मुद्दे पर और ध्यान देने की जरूरत है? कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।